मैं बात करूं तो मैं मृदा की थोड़ी सी यहाँ पर बात करूँगा जो हमारे सिलेबस में दे रखा है। यानी एक तो है इरोजनल प्रोसेस और दूसरा है कंजर्वेशन। यानी मृदा की जो समस्या है वह समस्या किसकी है? अपर्दन की समस्या है। और इसके अलावा हम अपर्दन के लिए क्या करें? तो हम मृदा का संरक्षण करें, जिसकी जानकारी हम यथा स्थान पर हम टॉपिक में प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा मैं आगे चलूँ तो हमारे पास में क्या है? आगे की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो फिर है राजस्थान में सूखा। राजस्थान के साथ सूखे का चोली दामन का साथ है। यदि राजस्थान शब्द है तो राजस्थान में सूखा है, ये हमारे सिलेबस में शामिल है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन, राजस्थान में मरुस्थलीकरण अर्थात वाटर रिसोर्स, जल संसाधन। जल संसाधन में हम किसकी बात करेंगे? जल संसाधन में हम बात करेंगे जल की किसकी बात करेंगे? उपलब्धता की, जल की उपलब्धता। फिर हम बात करेंगे जल स्रोत और जल संरक्षण। इस यूनिट का जो अंतिम टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण, यदि हम पर्यावरण प्रदूषण की बात करें तो इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, एक पढ़ेंगे काजेज ऑफ पोल्यूशन, यानी प्रदूषण के कारण और प्रदूषण के प्रकार। ये था हमारा प्रथम खंड, जिस इन सिलेबसों को टच, इस बिंदुओं को, इस सिलेबस में से इन बिंदुओं को टच करते हुए हमारे विषय को आगे गति देनी है। इसी प्रकार से हमारे पास में फिर आता है खंड ब, जो किस रूप में है? जो है कौन से खंड के रूप में? द्वितीय खंड के रूप में, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार से अपने पास में क्या आएगा? खंड स, ये किस रूप में शामिल है? हमारे पास में तृतीय खंड के रूप में शामिल है। ये हमारे पास में तृतीय खंड के रूप में शामिल है। जैसे जैसे हम कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, जैसे सेकंड खंड आया, सेकंड सेक्शन आ रहा है हमारे पास में, तो हम सेकंड सेक्शन में क्या पढ़ेंगे? हम सेकंड सेक्शन में मुख्य रूप से पढ़ेंगे कृषि से संबंधित, खनिजों से संबंधित, राजस्थान में पर्यटन से संबंधित, राजस्थान में संचार और व्यापार से संबंधित, राजस्थान के मेजर जो प्रोजेक्ट हैं, राजस्थान की मुख्य जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में टूरिज्म, राजस्थान में हम पर्यटन पढ़ेंगे। राजस्थान की मेजर इंडस्ट्रीज, राजस्थान की जो मुख्य जो उद्योग हैं, जो मेजर इंडस्ट्रीज, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, जो जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, जैसे सीमेंट उद्योग है, जैसे मैग्नीज है, जस्ता है, आदि जो उद्योग हैं, उन उद्योगों के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी यथा स्थान पर जैसे जैसे हम सब्जेक्ट को, इस टॉपिकों को गति देते जाएंगे, जैसे हम फर्स्ट यूनिट को यानी समाप्तता की ओर लेकर के जाएंगे, तब हम इसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारा द्वितीय खंड है, जो सेकंड खंड के रूप में संबोधित है, हम इस खंड का सिलेबस भी इसी तरीके से यहाँ पर यानी विस्तृत रूप से यानी आप तक पहुँचाएंगे। फिर इसी प्रकार से हमारा तृतीय खंड आता है
जिसमें हम जनसंख्या के बारे में बात कर लेंगे, राजस्थान के जो मेजर सेटलमेंट, राजस्थान के अधिवास हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। इसी प्रकार से राजस्थान के प्रमुख जनजातियाँ जिनमें भील, मीणा और ग्राह्य की बात कर लेंगे। राजस्थान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जो शॉर्ट टर्म के प्रोग्राम है, जैसे अरावली क्षेत्र कार्यक्रम है, जैसे जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, जैसे राजस्थान में मनरेगा कार्यक्रम है, ये सारे कार्यक्रम जो हैं ये अपने पास में कौन से खंड में प्राप्त हो जाएंगे? तृतीय खंड में प्राप्त हो जाएंगे। तो इस खंड व्यवस्था के आधार पर जो हमारे को सिलेबस को क्या देनी है? गति देनी है। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कौन से खंड की? मैं आपसे प्रथम खंड की बात कर रहा हूँ और प्रथम खंड में हमारा टॉपिक क्या होगा? राजस्थान के संदर्भ में भौगोलिक तथ्य, यानी राजस्थान के संदर्भ में भौगोलिक तथ्य। कौन से भौगोलिक तथ्य? मैं राजस्थान की जो जनरल जो ज्योग्राफिकल जो नॉलेज है, मैं उसके कुछ आपको फैक्टों की यहाँ पर बात करूँगा, क्योंकि किसी भी विषय का अध्ययन करने से पहले उस विषय की जो सामान्य जो जनरल इंट्रो होता है, जो जनरल जानकारी होती है, वो प्राप्त करना हमारा क्या होता है? हमारे को अति आवश्यक होती है, क्योंकि जब तक हम उस विषय की जनरल जानकारी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं तब तक हम उस सब्जेक्ट के उस प्रश्न पत्र की थीम को नहीं पकड़ पाते हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में भौगोलिक जानकारी, यदि मैं राजस्थान के संदर्भ में भौगोलिक तथ्य, भौगोलिक जानकारी, यानी मैं बात कर रहा हूँ इस जनरल नॉलेज की, यानी राजस्थान के संदर्भ में भौगोलिक जानकारी। तो मैं भौगोलिक जानकारी में क्या पढ़ूंगा? मैं डायरेक्शन को पढ़ूंगा, मैं अक्षांशीय स्थिति को पढ़ूंगा, देशांतरीय स्थिति को पढ़ूंगा, क्षेत्रफल को पढ़ूंगा। क्षेत्रफल के साथ साथ जो मैं जानकारी प्राप्त करूंगा वह मैं प्राप्त करूंगा लंबाई चौड़ाई की। राजस्थान में जो फिजिकल डिविजन्स हैं, जो हम रिलीफ, जो उच्चावच के बारे में वहाँ पर हम शो कर रहे थे सिलेबस के प्रथम खंड में, उसके बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं ये कहूँ कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यानी जो राजस्थान है, मैं इस राजस्थान की बात करूं, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग ओब्लिक गोलार्ध में स्थित है। यानी राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। कौन से भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, उत्तर और पश्चिम भाग में स्थित है। यानी कैसे हम ये माने कि राजस्थान भारत के कौन से भाग में स्थित है? राजस्थान भारत के कौन से भाग में स्थित है? राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यदि उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है तो इसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त करें कि ये उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है? मुख्य रूप से यदि हम इस जानकारी को प्राप्त करें, यदि ये जानकारी हम प्राप्त करें तो यहाँ पर हम एक इंडिया का एक सामान्य सा एक मानचित्र, हम एक मानचित्र की ट्रेसिंग कर रहे हैं और इस मानचित्र के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि किस आधार पर यानी राजस्थान यहाँ पर स्थित है, यानी कौन से गोलार्ध में स्थित है और किस प्रकार से स्थित है, इसकी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देखिए आप, यानी राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग
में स्थित है। देखिए आप, यानी जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजर रही है। जब कर्क रेखा मुख्य रूप से यदि हम बात करें, जब भारत के मध्य से गुजर रही है, यानी तो यहाँ पर क्या बैठ रही है, यदि मैं यहाँ की बात करूँ, मैं इस जगह की आपसे बात करूँ, इस जगह की बात करूँ, तो यह आपकी जो पोजीशन बन रही है, यह पोजीशन कहाँ की बन रही है, यह पोजीशन बन रही है आपके, यह पोजीशन आपकी बनी है किसकी, राजस्थान की। यानी यह पोजीशन आपके राजस्थान की बन रही है। जब यह पोजीशन आपके राजस्थान की बने, इस पोजीशन के बारे में मैं बात करूं, तो देखिए आप इस आधार पर, एक तो आप इस आधार पर, आप इस आधार पर, किस आधार पर, आप अक्षांशीय आधार पर और आप देशांतरीय आधार पर हम बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भारत का कौन सा भाग है, उत्तरी भाग है, ये भारत का कौन सा भाग है, दक्षिणी भाग है, ये भारत का कौन सा भाग है, पूर्वी भाग है, ये भारत का कौन सा भाग है, पश्चिमी भाग है। आप इसका ऐसे हाफ विभाजन करिए, ऐसे आप भारत का हाफ विभाजन कर लीजिएगा, ऐसे इस तरीके से आप हाफ विभाजन करिए। जब आप इस तरीके से हाफ विभाजन कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस रेखा के ऊपर का भाग क्या कहलाया, इस रेखा के जो ऊपर का भाग है वह भाग कहलाया कौन सा भाग, उत्तरी, ये भाग कहलाया उत्तरी। इस रेखा के जो दक्षिण का भाग है वह भाग कौन सा कहलाया, दक्षिणी। इसका मतलब ये कहलाया क्या, दक्षिणी। आगे की मैं बात करूं, आगे की बात करूं, इस रेखा के जो इधर का भाग है यह कहलाया कौन सा भाग, पूर्वी, और इस रेखा के इधर का भाग कहलाया पश्चिमी। अब आप इस लोकेशन का निर्धारण कीजिए कि जो राजस्थान की जो पोजीशन है, जो राजस्थान की जो पोजीशन बन रही है, वह राजस्थान की पोजीशन कहाँ पर है। यदि हम राजस्थान के पोजीशन की बात करें, तो राजस्थान की पोजीशन कहाँ पर बैठ रही है, राजस्थान की पोजीशन अक्षांशीय आधार पर तो उत्तरी है, अक्षांशीय आधार पर तो उत्तरी है, और देशांतरीय आधार पर क्या है, पश्चिमी है। देखिए आप, इधर हमने देखा कि दो विभाजन कर दिए, तो इधर का आधा भाग यानी इधर का क्या है, पश्चिमी, और इधर का क्या है, पूर्वी। तो इधर की तरफ ही तो राजस्थान स्थित है ना। आप इधर के भाग की बात कर रहे हैं, यानी ये जो पड़ी हुई रेखा है, इस पड़ी हुई रेखा का ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, इस पड़ी हुई रेखा के नीचे का भाग दक्षिणी भाग। इसका मतलब इस रेखा के ऊपर ही तो है ना राजस्थान। इसका मतलब हम क्या ये बात कह रहे हैं, तो क्या ये सही अप्लाई इस मानचित्र में राजस्थान के लिए नहीं होती है? ये सही बात अप्लाई होती है, क्योंकि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में राजस्थान की स्थिति है। इसका मतलब मैं अगला फैक्ट इसी राजस्थान के लिए, यदि मैं अगले फैक्ट की बात करूं इसी राजस्थान के लिए, इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ऐसा है कि राजस्थान की आकृति राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज विषम कोणीय चतुर्भुज, जिस शब्द को हमने नाम दिया रोम्बोस, के समान है। किसके समान है? विषम कोणीय। यानी देखिए, एक कोना, दो कोना, तीन कोने, चार कोने,
इसका मतलब विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। यदि मैं ऐसा नहीं कहूँ कि साहब राजस्थान की आकृति कैसी नहीं है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान नहीं, तो फिर कैसी है? तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ ना कि राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, पतंग के आकार का देखिए, अर्थात तो फिर राजस्थान की आकृति कैसे है? तो मैं कहूँ राजस्थान की आकृति कैसे? पतंगाकार है, यानी जिस प्रकार से पतंग होता है, काइट होता है, उसके समान देख लीजिएगा राजस्थान की आकृति है। तो ये दोनों ही शब्दावली राजस्थान के लिए यूजफुल हैं। कौन सी दोनों ही शब्दावली? कि साहब विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, यानी रोम्बस, और राजस्थान की आकृति किसके समान है? पतंग के समान है, यानी पतंगाकार है। जैसा शेप किसका होता है? पतंग का होता है, वैसा ही शेप किसका है? राजस्थान का भी है। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान की स्थिति की, यानी राजस्थान की स्थिति। तो मैं स्थिति में मैं दो चीज़ों को शामिल करूँगा। एक चीज़ तो कौन सी? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। यदि किसी स्थान विशेष की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो उस स्थान विशेष की अक्षांशीय स्थिति और उस स्थान विशेष की देशांतरीय स्थिति के बारे में हमारे को जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जब तक यह जानकारी हमारे पास में उपलब्ध नहीं है तब तक हम उस स्थान विशेष की जानकारी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, मैं बात करता हूँ राजस्थान की कौन सी स्थिति? अक्षांशीय स्थिति। अब अक्षांशीय स्थिति मैंने क्या कहा था कि ये जो रेखा है, ये रेखा है, ये अक्षांश रेखा है। तो यहाँ ये तो कर्क रेखा है। मैं बात करूँ ये तो कौन सी रेखा है? ये तो कर्क रेखा है। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसकी वैल्यू है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसका मतलब इसके नीचे भी तो कोई मेजर लाइन है ना, तो 0 डिग्री इक्वेटोरियल है यहाँ पर, यानी इसके नीचे यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। इसका मतलब भूमध्य रेखा के मैं बात करूं कि यहाँ पर जो रेखा है, यहाँ पर जो रेखा है, इस रेखा की यदि मैं आपसे बात करूं तो यह रेखा कौन सी है? यह रेखा 0 डिग्री है, यह रेखा 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री को हमने क्या कहा? 0 डिग्री को हमने नाम दिया कौन सी रेखा? हमने नाम दे दिया भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा नाम दिया? इसी रेखा को हम कौन सी रेखा कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। इसी रेखा को हम कौन सी रेखा कहते हैं? इक्वेटोरियल, 0 डिग्री इक्वेटोरियल, ठीक है ना, इक्वेटोर भी कहते हैं 0 डिग्री, इसी रेखा को कहते हैं। इसका मतलब इस रेखा के यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में इंडिया, तो इंडिया में राजस्थान है। जब इंडिया में राजस्थान है तो ऑलरेडी हम ये कह सकते हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध में है। मुख्य रूप से अपन बात करें तो अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो यहाँ ये वैल्यूएशन 0 डिग्री है, तो मैं उत्तर की ओर जाऊँगा। मैं थोड़ी सी सामान्य जानकारी दे देता हूँ आपको। यदि मैं अक्षांश रेखाओं की आपसे बात करूं, यदि मैं अक्षांश रेखाओं की संख्या के बारे में बात करूं तो अक्षांश रेखाओं की संख्या है 179। और यदि मैं अकेले अक्षांश की ही बात करूं तो अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। क्योंकि जिस ट्रेसिंग को मैं नॉर्थ हेमिस्फीयर 90 डिग्री वैल्यू दे रहा हूँ और मैं जिस हेमिस्फीयर को मैं 90 डिग्री साउथ का जो मैं वैल्यूएशन दे रहा हूँ, यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश
और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। वह तो एक डॉट के रूप में शामिल हैं, वह एक लाइन, एक रेखा के रूप में शामिल नहीं है। इस कारण से यदि मैं नवीन जो एनसीईआरटी की बुकें हैं, यदि उनमें आप अवलोकन करेंगे तो वहाँ पर आपको अक्षांशों की संख्या मिलेगी 179, अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 और अक्षांशों की संख्या मिलेगी 181। इसलिए यह कॉन्सेप्ट आपका यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए कि आज से पहले हमने 181 पढ़ा। हाँ, आपने शोर पढ़ा 181, इस चीज़ को मैं नहीं नकारता, लेकिन वो आपने अक्षांश पढ़े हैं। यदि अक्षांश रेखाओं की मैं आपसे बात करूंगा तो अक्षांश रेखाओं की संख्या है 179 और अक्षांशों की संख्या है 181। ठीक है, मैं बात करूं राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है, इसका मतलब इस 0 डिग्री से मैं उत्तर की ओर जाऊंगा क्योंकि राजस्थान यहाँ बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ आपसे, मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, इस जगह की। यहाँ से कौन सी रेखा गुजर रही है, मैं इस रेखा की आपसे बात कर रहा हूँ। ये रेखा कौन सी है, मैं इसकी आपसे बात करना चाह रहा हूँ। इसका मतलब मैं इस रेखा की आपसे बात करूँ तो ये उत्तर में है तो सप्तही उत्तरी आ जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, यानी दोनों जगह ही क्या लगाना है हमारे को, उत्तरी अक्षांश। देखिए आप इस मानचित्र में, इसका मतलब इस लाइन की वैल्यू क्या है, इस लाइन की वैल्यू क्या है, इस लाइन की वैल्यू यह है कि 23 डिग्री 3 मिनट इसकी वैल्यू है। यानी राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से। खत्म कहाँ हो रहा है, ये रहा राजस्थान का अंतिम बिंदु, यहाँ पर आकर के ये खत्म हो रहा है। इसका मतलब वैल्यूएशन क्या है, ये वैल्यूएशन है 30 डिग्री 12 मिनट, ये इसका ऊपरी भाग का वैल्यूएशन है। यानी दोनों जगह ही उत्तरी है। यदि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये राजस्थान का कौन सा विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। अब मैं राजस्थान के कौन से विस्तार की बात करता हूँ, राजस्थान की अक्षांश, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ आपसे देशांतरीय स्थिति की। यदि राजस्थान की मैं देशांतरीय स्थिति की बात करूँ तो राजस्थान की जो देशांतरीय स्थिति है, इसका मतलब राजस्थान की देशांतरीय जो स्थिति है वह राजस्थान की देशांतरीय स्थिति किस प्रकार से है, तो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है यानी 69 डिग्री 30 मिनट, यानी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। कौन से देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। कहाँ तक है, यदि मैं राजस्थान की इस स्थिति की बात करूं, मैं राजस्थान की इस स्थिति की बात करूं तो मैं इन दोनों स्थितियों की आपसे बात करना चाह रहा हूं। जब इन दोनों स्थिति की बात करूंगा तो मैं यहाँ का जो वैल्यूएशन है जो मेरे पास में आ रहा है वो 69 डिग्री 30 मिनट से मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ 78 डिग्री कितने मिनट, मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ 78 डिग्री 17 मिनट में शो कर रहा हूँ। इसका मतलब राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है, तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति तो क्या है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसी प्रकार से मैं बात करूं राजस्थान की देशांतरीय स्थिति, यानी राजस्थान की जो देशांतरीय स्थिति है उसमें देशांतरीय स्थिति की बात करूं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट
पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यदि मैं इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता हूँ, इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे लेकर के चलता हूँ, तो मैं बात करता हूँ राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है। यदि मैं राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल आता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब भारत के संदर्भ में तो मेरे को भारत का क्षेत्रफल का भी अवलोकन करना चाहिए, भारत के क्षेत्रफल की भी जानकारी होनी चाहिए। यदि मैं इसी संदर्भ में इसी बिंदु को मैं नोट डाल के भी इंडिकेट कर सकता हूँ कि भारत का क्षेत्रफल भी कितना है, तो मैं भारत के क्षेत्रफल की बात करूँ तो 32,87,263 जो वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वो कहाँ का है, भारत का है। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत के संदर्भ में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, राजस्थान के पास में क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यदि मैं प्रतिशत की बात करूं, किसके संदर्भ में कर रहा हूं, भारत के संदर्भ में राजस्थान में प्रतिशत की बात कर रहा हूं, तो राजस्थान के पास में यदि प्रतिशत जो क्षेत्रफल है वो भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखता है, राजस्थान का क्षेत्रफल प्रतिशत में, किसमें, प्रतिशत में कितना प्रतिशत है, 10.41% है। 10.41% का योगदान कौन देता है, राजस्थान देता है। मैं बात करूं आपसे कि जब मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ जब अलग राज्य बना, उसके बाद में राजस्थान का भारत के मानचित्र में, यानी क्षेत्रफल में जो ऑर्डर है, जो क्रम है, क्षेत्रफल में राजस्थान कौन से क्रम पर बैठा हुआ है, राजस्थान प्रथम क्रम पर है। कौन से क्रम पर है, प्रथम क्रम पर है राजस्थान। कौन से क्रम पर है, प्रथम क्रम पर है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। मैं इसी टॉपिक के आगे बढ़ाता हूँ और आगे बढ़ा करके मैं गति देता हूँ, रन करता हूँ टॉपिक को। चलिए देखिए, यदि मैं राजस्थान की लंबाई की बात करूं, इसका मतलब मैं उत्तर से चलूँगा और कहाँ तक आ जाऊँगा, मैं उत्तर से चलूँगा और मैं कहाँ तक आ जाऊँगा, दक्षिण तक। मैं पूर्व से चलूँगा और कहाँ तक चला जाऊँगा, पश्चिम तक। तो राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की बात करें, यानी उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की लंबाई, इसका मतलब उत्तर से इस बिंदु से यहाँ तक राजस्थान की लंबाई। यानी मैं इस बिंदु की आपसे बात करने जा रहा हूँ भाई, ये बिंदु जो है मैं इस बिंदु की आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इस बिंदु के आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं इस लंबाई की बात कर रहा हूँ उससे। इसका मतलब ये जो टॉपिक मेरे पास में आया, इस टॉपिक की मैं बात करूं तो राजस्थान की लंबाई कितनी है, राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर है। यानी राजस्थान लंबाई कितनी रखता है, 826 किलोमीटर। इसका मतलब यह 826 किलोमीटर है। मैं मुख्य रूप से बात करूं कि राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर है। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाऊं पूरब से पश्चिम तक राजस्थान की चौड़ाई, तो पूरब से पश्चिम तक, इसका मतलब पूरब से पश्चिम तक। यदि मैं पूरब से पश्चिम तक की बात करूं तो ये रहा मेरे पास में, ये रहा
यदि मैं पूर्व से पश्चिम तक की बात करूँगा तो यह भाग मेरे पास में आ रहा है। मैं इस भाग की आपसे बात कर सकता हूँ कि ये वाला भाग कौन सा है। ये वाला भाग यह है। राजस्थान की लंबाई है 869 किलोमीटर, यानी 869 किलोमीटर। देखिए, आंकड़ों के अवलोकन से यह जानकारी प्राप्त होती है कि राजस्थान की जो लंबाई है, उस लंबाई की यदि हम बात करते हैं कि लंबाई के वनिस्पत राजस्थान की चौड़ाई अधिक है। राजस्थान की चौड़ाई अधिक है, यानी उत्तर से दक्षिण तक हम आएंगे तो लंबाई की बात करेंगे, लेंथ की। इसका मतलब 826 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक राजस्थान की चौड़ाई की बात करेंगे तो 869 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम आगे इसी क्रम को बढ़ाते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पर होता है, यानी सबसे पहले, इसका मतलब राइजिंग डायरेक्शन, यानी सूर्य उदय होने की दिशा वह है पूरब। तो पूरब से सूर्य उदय होगा, तो पूरब से सूर्य उदय होगा तो सबसे पहले राजस्थान का कौन सा जिला, राजस्थान का धौलपुर जिला। तो सर्वप्रथम, मैं सर्वप्रथम की बात करूं कि सबसे पहले जो सूर्य उदय होगा, उसमें सूर्य उदय की आप लोगों से बात करूं तो सूर्य उदय सबसे पहले राजस्थान में कहाँ पर होगा, सबसे पहले धौलपुर में होगा। यानी सर्वप्रथम सूर्योदय, सर्वप्रथम सूर्य उदय राजस्थान के कौन से जिले में होगा, राजस्थान के धौलपुर जिले में होगा सबसे पहले। क्योंकि पूरब से सूर्य उदय होगा तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है, तो सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ेंगी, धौलपुर में आएंगी। सबसे पहले सूर्य की किरणें यहाँ धौलपुर में पड़ेंगी। इसका मतलब मैं ये कहूँ कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ पर होगा, तो जिस स्थान पर सबसे पहले सूर्य उदय हुआ तो कहाँ पर हुआ, धौलपुर में। तो सूर्यास्त भी सबसे पहले कहाँ पर होगा, धौलपुर में ही होगा। तो सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ पर होगा, धौलपुर में ही होगा। ये आपको धातव्य रखना है, ये आपको जानकारी रखनी है कि जिस स्थान विशेष पर पहले सूर्य उदय हुआ है उसी स्थान पर सबसे पहले सूर्यास्त भी होगा। बात करें राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य उदय कहाँ पर होता है, यानी सबसे बाद सूर्य उदय वाला जिला, तो राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा है, राजस्थान का पश्चिमतम जिला है जैसलमेर। तो सबसे बाद में राजस्थान, सबसे पहले तो धौलपुर में सूर्य उदय होगा क्योंकि पूर्वतम जिला है राजस्थान का, और राजस्थान का पश्चिमतम जिला, यदि मैं राजस्थान के पश्चिमतम जिले की बात कर रहा हूँ तो राजस्थान का जो पश्चिमतम जिला है, जो पश्चिमतम जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर है। तो सबसे बाद में सूर्य उदय कहाँ पर होगा, यानी जैसलमेर में होगा। तो सबके बाद में सूर्य उदय जैसलमेर में होगा तो सबके बाद में अस्त भी वहीं पर होगा, क्योंकि बाद में उदय हुआ था तो बाद में अस्त होगा। अगला फैक्ट बनता है सबसे बाद सूर्यास्त वाला जिला,
यह भी क्या है, जैसलमेर ही है, क्योंकि सबसे बाद में सूर्य उदय कहाँ पर हो रहा है, जैसलमेर में। तो सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ पर होगा, जैसलमेर में होगा। अगले मैं टर्म ऑफ ऑर्डर को आगे बढ़ाऊँ तो मेरे पास में आता है राजस्थान का, क्या आता है, राजस्थान का, मैं मुख्य रूप से बात करूं, राजस्थान का क्षेत्रफल आता है। राजस्थान का क्या आता है, राजस्थान का क्षेत्रफल आता है। इसका मीन्स राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, मैं मुख्य रूप से बात करूं कि साहब राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह राजस्थान का क्षेत्रफल है 5,920 किलोमीटर। अर्थात सॉरी, मैं राजस्थान की, मैं जो सीमा है, सॉरी, मैं राजस्थान की जो प्रमुख जो सीमा है, मैं उस सीमा की बात करने जा रहा हूँ कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, राजस्थान की स्थलीय, राजस्थान की क्या है, राजस्थान की स्थलीय सीमा। तो मैं राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करूं तो वह है 5,920 किलोमीटर है। यानी राजस्थान के किसी भी दिशा में, राजस्थान के उत्तर दिशा में, राजस्थान के दक्षिण दिशा में, राजस्थान के पूर्व दिशा में और राजस्थान के पश्चिम दिशा में, कहीं पर भी राजस्थान के नज़दीक समुद्र नहीं है। इसका मतलब राजस्थान के साथ कौन सी सीमा लगती है, स्थलीय सीमा। इसका मतलब राजस्थान के साथ कौन सी सीमा नहीं लगती है, कौन सी सीमा नहीं लगती है, समुद्री सीमा राजस्थान के साथ नहीं लगती है। इसका मतलब यह चीज़ हमारे को कहाँ पर रखनी है, यह चीज़ हमारे को नोट में रखनी है। कहाँ पर रखनी है, यह चीज़ नोट में। ये स्पेशल इसको मैंने इंडिकेट किया है। क्यों किया है मैंने स्पेशल इंडिकेट, मैंने इसलिए इंडिकेट किया है, आप ऐसे कहोगे, आपका प्रश्न दिमाग में आएगा कि साहब हम कैसे माने कि राजस्थान के पास में समुद्र नहीं है। यदि हम भारत के मानचित्र में, यदि मैं कच्छ की खाड़ी की बात करूं तो कच्छ की खाड़ी राजस्थान से कितने किलोमीटर दूर है, 225 किलोमीटर दूर है। यदि मैं अरब सागर की बात करूं तो लगभग कितने किलोमीटर दूर है, यानी 400 किलोमीटर दूर है। यानी राजस्थान की यही सीमा, स्थलीय सीमा, राजस्थान की जलवायु का निर्माण कर रही है। जब राजस्थान की मैं जलवायु के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि राजस्थान की जलवायु का किस प्रकार से निर्माण करें, मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की जलवायु उष्णकटिबंधीय तो नहीं है, उष्णकटिबंधीय नहीं है, लेकिन उष्णकटिबंधीय जैसी विशेषता रखती है राजस्थान की जलवायु। क्यों रखती है, दो कारण हैं, यानी ऐसे दो कारण हैं। पहला कारण तो क्या है, मरुस्थलीय भाग का होना। दूसरा क्या है, राजस्थान की समुद्र से क्या है, दूरी, राजस्थान की समुद्र से दूरी। ये दो स्थितियों के कारण से राजस्थान की जलवायु एक्चुअल में उष्णकटिबंधीय नहीं है, लेकिन एक तो मरुस्थलीय स्थिति के कारण से, क्योंकि राजस्थान का 61.11% भाग क्या है, राजस्थान का 61.11% भाग मरुस्थलीय है। क्या है, मरुस्थलीय है, यह मरुस्थलीय है। इसका मतलब राजस्थान की जलवायु पर स्वाभाविकता से किसका प्रभाव पड़ेगा, डेजर्ट का, मरुस्थल का प्रभाव तो, सूखा तो का प्रभाव तो पड़ेगा। इसी के साथ साथ राजस्थान की समुद्र से दूरी, कि राजस्थान के पास में कोई भी समुद्र नज़दीक नहीं है। साहब आपका प्रश्न होगा कि हमारे पास में क्या प्रमाण है या हम कैसे माने कि नहीं है। मैंने दो आंकड़े आपके सामने शो किए हैं, एक कच्छ की खाड़ी का जो राजस्थान से लगभग 225 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, दूसरा मैंने अरब सागर का जो राजस्थान से लगभग
400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका मतलब इन दोनों का प्रभाव राजस्थान की जलवायु पर डायरेक्ट रूप से नहीं पड़ता है, इनडायरेक्ट रूप से पड़ता है। इस कारण से मैंने ये कहा कि राजस्थान की जलवायु का अगला निर्धारण कैसे होता है। आप यहाँ ट्रेसिंग करिए, यहाँ ट्रेसिंग करिए, ये रेखा, यह रेखा, यह रेखा, मैं इस रेखा की आपसे बात कर रहा हूँ। यह रेखा कौन सी रेखा है? यह रेखा है करक रेखा, यह रेखा है करक रेखा। यह करक रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजर रही है। इसका मतलब दक्षिणी भाग से कहाँ से? बांसवाड़ा के तो मध्य से गुजर रही है और डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा से, यानी राजस्थान के 2 जिले। तो राजस्थान के 2 जिले कौन से? एक जिला तो हमारे पास में कौन सा जिला आ जाएगा? राजस्थान का बांसवाड़ा जिला। और दूसरा जिला कौन सा आ जाएगा? राजस्थान का कौन सा जिला? डूंगरपुर जिला। एक तो राजस्थान के बांसवाड़ा से और दूसरा राजस्थान के डूंगरपुर से। इसका मतलब बहुत से बार प्रश्न आता है कि राजस्थान में शुष्क सागवान रोपण के लिए सबसे उपयुक्त जिले कौन से हैं? तो हमारा उत्तर होगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर। काफ़ी बार ये प्रश्न विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता और एकेडमिक एग्जामों में भी पूछा जाता रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं। तो ये जो करक रेखा है, इस करक रेखा पर सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है। इसका मीन्स क्या हो गया? सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, तो वो तो साल के 12 महीनों में से मात्र 3 महीने की स्थिति तो है। तो 6 महीने तो सूर्य भूमध्य रेखा पर रहता है, 3 महीने सूर्य मकर रेखा पर रहता है। जब इस प्रकार की स्थिति को बनाता है सूर्य, तो इन सारी स्थितियों का हम ध्यान रखें तो हम राजस्थान की जलवायु को उष्णकटिबंधीय नाम से तो संबोधित नहीं कर सकते। लेकिन राजस्थान की 2 स्थितियाँ, एक राजस्थान की मरुस्थलीय स्थिति, दूसरी राजस्थान की समुद्र से दूरी वाली स्थिति, ये राजस्थान में कौन सी जलवायु का निर्माण कर देती है? यह राजस्थान में जिस जलवायु का निर्माण करती है यह है उष्ण कटिबंधीय विषम जलवायु। उष्ण कटिबंधीय कौन सी जलवायु? विषम जलवायु का निर्माण करती है। यानी उष्ण कटिबंधीय विषम जलवायु का जो निर्माण करती है वह हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय विषम जलवायु है। विषम का मतलब यदि करक रेखा पर राजस्थान के 2 जिले हैं तो हम ये कह सकते हैं ना कि करक रेखा के ये रेखा करक है, इस करक रेखा के उत्तरी भाग में ही राजस्थान अपनी स्थिति को रखता है। तो यह फैक्ट हमारे पास में निकल के आ रहा है कि राजस्थान की स्थिति करक रेखा के उत्तरी भाग में है। करक रेखा के कौन से भाग में है? उत्तरी भाग में है। अब हम बात करें करक रेखा, तो राजस्थान में इस करक रेखा की जो लंबाई है वह लंबाई कितने किलोमीटर है? 26 किलोमीटर की लंबाई है। मुख्य रूप से हम बात करते हैं तो हम इस अवलोकन के माध्यम से ये कह सकते हैं कि राजस्थान की जो सामान्य जो जानकारी की हम बात कर रहे हैं, ये सामान्य सी जानकारी यह है कि राजस्थान के संदर्भ में भौगोलिक तथ्य, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। उत्तर पश्चिम यानी उत्तर और पश्चिम भाग में स्थित है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान अर्थात यानी पतंगाकार है। इसी के साथ हम बात करें राजस्थान के अक्षांश स्थिति की, राजस्थान के अक्षांश स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। राजस्थान की देशांतर स्थिति की बात करें 69 डिग्री 30 मिनट से राजस्थान की 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान की स्थिति है।
अब मैं राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करूं तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा मैं बात करूं कि भारत के संदर्भ तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, अर्थात भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल राजस्थान रखता है तो 10.41% राजस्थान क्षेत्रफल रखता है। यदि मैं रैंक की क्षेत्रफल में राजस्थान की बात करूं तो भारत में राजस्थान प्रथम रैंक को रखता है। कौन सी रैंक को रखता है? राजस्थान प्रथम रैंक को रखता है। इसी प्रकार से मैं बात करूं कि उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की लंबाई, राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक जो है वह लंबाई है 826 किलोमीटर। राजस्थान की मैं पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई की बात करूं, यानी मैं पूर्व से पश्चिम तक की बात करूं तो 869 किलोमीटर है। इन आंकड़ों से यह सिद्ध होता है कि राजस्थान की लंबाई कम है तो राजस्थान की लंबाई के बनस्पत राजस्थान की चौड़ाई अधिक है। मुख्य रूप से मैं ये बात करूं कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय यानी सूर्योदय पूरब से होता है तो राजस्थान का सबसे पूर्वतम जिला धौलपुर है। धौलपुर के शिलोन गांव में सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं। यदि स्थान की भी बात करें तो राजस्थान का पूर्वतम जिला भी धौलपुर ही है। राजस्थान का पूर्वतम गांव कौन सा है? शिलोन गांव है। इसी प्रकार से हम बात करें कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर में, तो सबसे पहले सूर्यास्त भी कहाँ पर होगा? धौलपुर में, क्योंकि जिस स्थान विशेष में पहले सूर्य उदय होगा उसी स्थान विशेष पर सबसे पहले सूर्यास्त होगा। राजस्थान का सबसे पश्चिमतम जिला कौन सा? तो राजस्थान का सबसे पश्चिमतम जिला जैसलमेर है। इसका मतलब राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य उदय होने वाला जिला यानी सबसे बाद में सूर्य की किरणें प्राप्त करने वाला जिला जैसलमेर है। तो सबसे बाद में सूर्य उदय हो रहा है तो सबके बाद में ही उस जिले में सूर्य अस्त होगा, अर्थात जैसलमेर की सम तहसील का कटरा गांव, अर्थात वही राजस्थान का पश्चिमतम स्थान है। मैं उत्तर की बात करूं कि सूर्य की किरणें सीधी, इसका मतलब 6 महीने जब सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर रहती है, इक्वेटोरियल 0 डिग्री इक्वेटोरियल पर रहती है, तो इसका मतलब 3 महीने ही कर्क रेखा पर रहती है। तो सबसे ज़्यादा तो सूर्य कहाँ अपनी पोजीशन को बनाए रखता है? यानी भूमध्य रेखा पर रखता है। लेकिन राजस्थान में यानी जो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं तो किस स्थान पर पड़ती हैं? बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा जिले में जो मुख्य रूप से मैं बात करूं कि जो कुशलगढ़ तहसील है, कुशलगढ़ तहसील का गांव है बोरकुंड गांव, ये राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा, दक्षिणतम तहसील यानी कुशलगढ़, दक्षिणतम गांव बोरकुंड गांव है। यदि मैं उत्तर में चलूं तो सबसे पहले सूर्य की सीधी किरणें सूर्य की बांसवाड़ा में, और यहाँ से मैं दूर जाऊँगा, यदि मैं कर्क रेखा से दूर जाऊँगा तो सूर्य की किरणें भी कैसे होती जाएंगी? तिरछी होती जाएंगी, तिरछापन बढ़ता जाएगा। तो सबसे तिरछी किरणें जो सूर्य की पड़ती हैं वो कहाँ पर पड़ती हैं? श्रीगंगानगर जिले में पड़ती हैं। श्रीगंगानगर की मैं बात करूं तो श्रीगंगानगर का कौन सा गांव है? कोणा गांव। तो राजस्थान का उत्तरतम जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान का उत्तरतम गांव यानी कोणा गांव है। इसी प्रकार से मैं आगे बात करूं, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 5,920 किलोमीटर, यानी समुद्री सीमा राजस्थान के साथ में नहीं लगती है। हम कैसे कह सकते हैं कि समुद्री सीमा राजस्थान के साथ नहीं लगती है? क्योंकि हम राजस्थान की जलवायु के आधार पर ये निर्धारण कर सकते हैं। क्योंकि हम कैसे करें निर्धारण कि राजस्थान की जलवायु उष्णकटिबंधीय विषम शुष्क जलवायु है। तो हमारे पास में 2 तथ्य सामने आए। एक तथ्य तो सामने आया कच्छ की खाड़ी जो राजस्थान से 225 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला तथ्य आया हमारे पास में अरब सागर जो 400 किलोमीटर राजस्थान से दूर है। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान में 61.11% भाग है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत, धन्यवाद। अगली क्लास के लिए बारे में हम नेक्स्ट डे बात करेंगे।